के क्लास में देखो स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी में हम लोग क्या कर रहे हैं, इलास्टिक लिमिट कर रहे हैं, हुक्स लॉ कर रहे हैं, इलास्टिक कांस्टेंट, टाइप ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट और क्विज। तो देखो इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है, अगर आप कोई बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हो और वो स्प्रिंग की तरफ बिहेव हो रही है, मतलब आपने ओरिजिनल साइज एंड शेप में आ रहा है, तो उसका मतलब आप इलास्टिक लिमिट के अंदर काम कर रहे हो। अगर आपने उसको ज्यादा स्ट्रेच कर दिया तो वो खराब हो जाएगा, इसका मतलब आपने ओरिजिनल साइज एंड शेप में नहीं आएगा। तो एक लिमिट रहता है जहां तक आप बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो तब, ताकि वो ओरिजिनल साइज एंड शेप में आए, तो उस लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। तो मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक आप बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो ताकि वो अपने ओरिजिनल साइज एंड शेप को रिकवर करे, उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो उस लिमिट के अंदर ही अगर आपने स्ट्रेच किया है बॉडी को, तो बॉडी अपने ओरिजिनल साइज एंड शेप में आती है। अगर आपने ज्यादा खींचा है तो ये बॉडी आपकी खराब हो जाएगी, ओरिजिनल साइज एंड शेप में नहीं आएगी। तो मैक्सिमम लिमिट जहां तक आप बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो ताकि वो अपने ओरिजिनल साइज एंड शेप में आए, उस लिमिट को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। अब अगर आप स्ट्रेस को बढ़ाते जा रहे हो, अब देखो ये हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ का मतलब क्या है कि अगर आप कोई एक बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हो तो बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी, तो उसमें एक हिसाब चलता है। अगर आप बॉडी को डबल फोर्स लगा रहे हो तो उसका एक्सटेंशन डबल हो जाएगा। आप बॉडी को फोर्स 4 टाइम लगा रहे हो तो इसका एक्सटेंशन 4 टाइम हो जाएगा। मतलब जो हिसाब से आप स्ट्रेस को बढ़ा रहे हो वो हिसाब से आपका स्ट्रेन रहेगा। मान लो अगर आपने बॉडी को खींचा ही नहीं है, आपका स्ट्रेस जीरो है तो स्ट्रेन भी जीरो है। अगर आपने स्ट्रेस डबल कर दिया, ये देखो डबल कर दिया, तो स्ट्रेन भी डबल हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। अगर आप स्ट्रेस को 4 टाइम से बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेन भी 4 टाइम से बढ़ेगा। तो ये ग्राफ जो आपका स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ये क्या बता रहा है, स्ट्रेस और स्ट्रेन में डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब आप स्ट्रेस को डबल करोगे तो स्ट्रेन भी डबल हो जाएगा, अगर आप स्ट्रेस को 4 टाइम से बढ़ाओगे तो स्ट्रेन भी 4 टाइम से बढ़ जाएगा। और स्ट्रेस और स्ट्रेन को कभी भी आप डिवाइड करोगे तो आंसर आपका कांस्टेंट आएगा, उसको हम बोलेंगे इलास्टिक कांस्टेंट। ये हुक्स लॉ है। तो जब तक आपका स्ट्रेट लाइन रहेगा तब तक काम क्या हो रहा है, डिसिप्लिन में हो रहा है। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है, जो हिसाब से स्ट्रेस बढ़ रहा है वही हिसाब से स्ट्रेन बढ़ रहा है। अगर आप स्ट्रेस को डबल कर रहे हो तो स्ट्रेन डबल हो रहा है, अगर आप स्ट्रेस को 4 टाइम से बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेन भी 4 टाइम से बढ़ रहा है। तो दोनों में काम सही से हो रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रहा है, हुक्स लॉ के अंदर काम हो रहा है। तो विद इन इलास्टिक लिमिट जैसे जैसे आप स्ट्रेस को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका स्ट्रेन बढ़ते जाएगा। अगर आप स्ट्रेस को डबल कर रहे हो तो स्ट्रेन डबल हो जाएगा, अगर आप स्ट्रेस को 4 टाइम से बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेन आपका 4 टाइम से बड़ा हो जाएगा। और स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिवाइड करोगे तो आंसर आपका कांस्टेंट आएगा, उसको हम बोलेंगे इलास्टिक कांस्टेंट। तो ये देखिए, अगर आप वायर के लिए कर रहे हो तो वायर के लिए आप स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हो, अगर आप स्ट्रेस डबल कर रहे हो तो स्ट्रेन डबल हो रहा है, स्ट्रेस 4 टाइम से बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेन 4 टाइम से हो रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन आपको क्या बता रहा है कि हुक्स लॉ अवे हो रहा है। और उसके बाद आपका ग्राफ कर्व जा रहा है। कर्व क्यों जा रहा है, क्योंकि हुक्स लॉ अवे नहीं हो रहा है। ये पॉइंट ए जो है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन बराबर से बढ़ रहा है। अगर आप स्ट्रेस को डबल कर रहे हो तो स्ट्रेन भी डबल हो रहा है, स्ट्रेस को 4 टाइम से बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेन भी 4 टाइम से हो रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन बता रहा है कि हुक्स लॉ अवे हो रहा है, मतलब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। और ये जो पॉइंट बी है ये इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है कि अगर आपने बाहर का लोडिंग निकाल दिया तो वायर अपने ओरिजिनल साइज एंड सर शेप में आ सकता है। हाँ बोलिए। हुक लॉ एक बार रिपीट करें ना। हाँ, हुक्स लॉ का मैं आपको बता रहा था कि अगर आप वायर को स्ट्रेच कर रहे हो, वायर की डबल स्ट्रेचिंग कर रहे हो, वायर को अगर आपने देखो स्ट्रेस आपने डबल कर दिया है तो स्ट्रेन भी डबल आएगा। अगर आपने स्ट्रेस को 1 रखा है तो स्ट्रेन 1 आ जाएगा, अगर आपने स्ट्रेस को डबल किया है तो स्ट्रेन डबल हो जाएगा, अगर आपने स्ट्रेस को 4 टाइम से बढ़ाया तो स्ट्रेन भी 4 टाइम से बढ़ेगा। तो ये ग्राफ आपका स्ट्रेट जाएगा। स्ट्रेट लाइन क्या बता रहा है, ये हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। मतलब अगर आप चाहते हो कि स्प्रिंग में एक्सटेंशन डबल आना चाहिए तो आपको फोर्स डबल करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि और डबल हो जाए तो और आपको डबल फोर्स करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन जा रहा है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, ये हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। और अगर आप पूरा लोड को निकालोगे तो वायर आपको ओरिजिनल लेंथ में मिलेगा। तो हुक्स लॉ का मतलब क्या है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन में डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब ग्राफ आपका स्ट्रेट जा रहा है, जब तक आपका ग्राफ स्ट्रेट जा रहा है उसका मतलब हुक्स लॉ ओबे हो रहा है।
ठीक है। हुक्स लॉ का मतलब क्या, आप स्ट्रेस को डबल कर रहे हो तो स्ट्रेन डबल हो रहा है, स्ट्रेस को आप 4 टाइम से बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेन भी 4 टाइम से बढ़ा रहा है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन मतलब हुक्स लॉ अबे हो रहा है, और हुक्स लॉ विद इन इलास्टिक लिमिट ही होता है। तो मतलब जब आप लोड निकाल दोगे तो आपको ओरिजिनल लेंथ मिलेगी। तो इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है, आप लोडिंग को निकाल रहे हो तो क्या बॉडी आपको ओरिजिनल बॉडी मिल रही है क्या? अगर आपको ओरिजिनल बॉडी मिल रही है इसका मतलब इलास्टिक लिमिट है। और हुक्स लॉ का मतलब क्या है, ग्राफ स्ट्रेट आना चाहिए। मतलब स्ट्रेस अगर डबल हो रहा है तो स्ट्रेन डबल हो रहा है, स्ट्रेस 4 टाइम से बढ़ रहा है तो स्ट्रेन 4 टाइम, तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहना चाहिए स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो हुक्स लॉ का मतलब क्या है, ग्राफ स्ट्रेट जा रहा है। तो देखो जब आप वायर के ऊपर लोडिंग करोगे तो पहला आपको ग्राफ स्ट्रेट मिलेगा। स्ट्रेट मतलब क्या, हुक्स लॉ अबे हो रहा है। उसके बाद आगे आपको कर्व मिल रहा है, तो कर्व का मतलब क्या, हुक्स लॉ अबे नहीं हो रहा है। मतलब थोड़ा सा भी आप लोड लगा रहे हो तो एक्सटेंशन ज्यादा आ रहा है, तो हुक्स लॉ अबे नहीं हो रहा है। तो ये पॉइंट बी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। मतलब आप लोड निकालोगे तो आपको ओरिजिनल वायर मिलेगी। अब उसके बाद अगर आप वायर के ऊपर लोडिंग कर रहे हो तो आप इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर रहे हो। इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गया मतलब क्या हो गया है, ये आपने लोड निकाल दिया है लेकिन आप फेल हो रहे हो, ओरिजिनल वायर की लेंथ रिकवर करने में फेल हो रहे हो। तो बी के बाद आपको क्या मिलेगा, इलास्टिक लिमिट नहीं मिलेगा। तो देखो ये वायर के अंदर परमानेंट स्ट्रेचिंग आ गई है। तो ए मतलब क्या है, हुक्स लॉ अबे हो रहा है। बी मतलब क्या है, इलास्टिक लिमिट है। बी के आगे जो भी रहेगा उसको हम बोलेंगे प्लास्टिक रेंज, मतलब आपको ओरिजिनल वायर नहीं मिल रही है। फिर आप लोडिंग करते जा रहे हो, लोडिंग करते जा रहे हो। ये डी मतलब क्या है, वायर के ऊपर कितना आप मैक्सिमम लोड लग सकते हो, तो उसको बोलते हैं फ्रैक्चर अल्टीमेट स्ट्रेस। इसके बाद अगर आप लोडिंग करोगे कहीं पे भी तो वायर आपका टूट जाएगा। ई को बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ए को बोलते हैं हुक्स लॉ, क्योंकि ग्राफ आपका स्ट्रेट जा रहा है, मतलब लोडिंग और एक्सटेंशन बराबर से चल रहा है। लोडिंग को आप डबल कर रहे हो तो एक्सटेंशन डबल हो रहा है, लोडिंग को 4 टाइम से बढ़ा रहे हो तो एक्सटेंशन। ए मतलब क्या है, आपका प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, मतलब हुक्स लॉ अवे हो रहा है। और ए के बाद क्या हो रहा है, आपको इलास्टिक लिमिट मिल रही है, मतलब आप अगर लोड निकालोगे तो भी आपको ओरिजिनल लेंथ मिलेगा। तो बी बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। यहाँ पर अगर आपने लोडिंग निकाल दिया है तो आपको ओरिजिनल वायर मिलेगा। बी बी के मतलब ए के बाद कहीं पे भी आपने लोड निकाला है तब आपको ओरिजिनल वायर मिलेगा। मतलब जीरो और बी के बीच में आपको कभी भी आपने लोड निकाला है तो आपको ओरिजिनल वायर मिलेगा। लेकिन बी के आगे अगर आपने लोडिंग किया हुआ है और लोड को निकालोगे तो आपको ओरिजिनल वायर नहीं मिलेगा, वायर में कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन मिलेगा, तो O1 को बोलेंगे परमानेंट डिफॉर्मेशन। और इसके आगे आप लोडिंग करते जाओगे, लोडिंग करते जाओगे तो बी को बोलेंगे फ्रैक्चर पॉइंट। इसका मतलब इसके आगे आप वायर को और लोड नहीं दे सकते हो, तो ये अल्टीमेट स्ट्रेस है। इसके आगे अगर आप वायर को लोडिंग करने जाओगे तो वायर टूट जाएगा, मतलब ए को हम बोलेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस, तो वायर टूट जाएगा। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है कि कहाँ तक आप उसको लोडिंग कर सकते हो ताकि वायर अपनी ओरिजिनलिटी रिकवर करे। ओरिजिनलिटी रिकवर करे उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। और ग्राफ स्ट्रेट जा रहा है मतलब प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, मतलब हुक्स लॉ अवे हो रहा है। तो आपको अगर पूछा जाएगा ये पॉइंट का मतलब क्या है, तो हुक्स लॉ अवे हो रहा है क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट जा रहा है। बी मतलब क्या है, इलास्टिक लिमिट, मतलब लोड निकालोगे तो भी आपको ओरिजिनल वायर मिलेगी। बी के आगे के कोई भी पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, आपके इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप लोड निकालोगे तो आपको ओरिजिनल वायर नहीं मिलेगा, वायर के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन मिलेगा। ई के बाद आप लोड करते जा रहे हो, लोड करते जाओगे, ये फाइनल पॉइंट है। इसके बाद क्या हो जाएगा, आप और लोडिंग नहीं कर सकते। इसके बाद अगर आप लोडिंग करने जाओगे तो वायर आपका टूट जाएगा, तो ई को बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। समझ में आ गया? तो बी को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, या इसको यील्ड पॉइंट भी कहा जाता है। ध्यान में रखो, इलास्टिक लिमिट को यील्ड पॉइंट भी कहा जाता है। आप देखो हमारे पास 3 तरह का स्ट्रेस है, तो 3 तरह का स्ट्रेस है तो 3 तरह का स्ट्रेन भी था, तो 3 तरह का इलास्टिक कांस्टेंट है। अगर आप पहले वाले स्ट्रेस यानी कि टेंजाइल स्ट्रेस और टेंजाइल स्ट्रेन को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यंग मॉडुलस। तो एक वायर है, वायर को अगर आप खींच रहे हो तो उस पे जो स्ट्रेस लगेगा उसको बोलेंगे टेंजाइल, तो उसका जो स्ट्रेन रहेगा उसको बोलेंगे टेंजाइल। तो दोनों को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमको एक इलास्टिक कांस्टेंट मिलेगा जिसको हम कहेंगे यंग मॉडुलस। तो इलास्टिक कांस्टेंट या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये 3 तरह का रहता है। एक तो यंग मॉडुलस रहता है, वायर के लिए यंग मॉडुलस आएगा।
तो आपको टेंजाइल स्ट्रेस और टेंजाइल स्ट्रेन को डिवाइड करना है, तो आपको यंग मॉडुलस मिलेगा। यंग मॉडुलस स्टील वायर का ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू कॉपर एंड रबर वायर। इसके लिए स्टील ये हाईली इलास्टिक मटेरियल है। हाउ टू फाइंड इलास्टिक कांस्टेंट, जैसे कि यंग मॉडुलस, टेक टेंजाइल स्ट्रेस डिवाइड बाय टेंजाइल स्ट्रेन, तो आपको यंग मॉडुलस मिलेगा। तो वायर के लिए हम लोग यंग मॉडुलस फाइंड करेंगे। बॉल के लिए हम लोग क्या करेंगे, बल्क मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन को डिवाइड करते हैं, तो इससे हमको ये बल्क मॉडुलस मिलता है। तीसरे तरह का इलास्टिक कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या शेयर मॉडुलस। इसमें हम क्या करेंगे, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन को डिवाइड करेंगे। अगर आपने शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन को डिवाइड किया है तो आपको शेयर मॉडुलस मिलेगा। तो तीन तरह का स्ट्रेस है, तीन तरह का स्ट्रेन है, तो तीन तरह का इलास्टिक कांस्टेंट रहेगा विद इन इलास्टिक लिमिट। अगर आप वायर के ऊपर स्ट्रेचिंग फोर्स लगा रहे हो तो आप स्ट्रेस दे रहे हो तो आपको स्ट्रेन भी मिलेगा। और टेंजाइल स्ट्रेस और टेंजाइल स्ट्रेन को डिवाइड करेंगे तो यंग मॉडुलस मिलेगा। अब यंग मॉडुलस का फायदा रहता है कि जितना यंग मॉडुलस बड़ा रहता है उतनी वायर हाईली इलास्टिक रहती है। तो स्टील का यंग मॉडुलस बहुत ज़्यादा निकलता है, इसके लिए स्टील वायर का इस्तेमाल होता है क्रेन में, लिफ्ट के वायर में। और यंग मॉडुलस से क्या होता है, आप जानते हो कि साउंड सॉलिड में भी जाता है। साउंड जो रहता है ये सॉलिड में भी जाता है, तो सॉलिड भी एक सोर्स ऑफ साउंड है। तो वहां पर अगर हमको वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालनी है तो अंडर रूट यंग मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। अगर कोई भी सॉलिड में अगर साउंड वेव जा रहे तो उसके हम वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ यंग मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। तो सॉलिड में हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ यंग मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। लिक्विड या गैस में हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल सकते हैं अगर लिक्विड या गैस का हमको बल्क मॉडुलस मालूम है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड और गैस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। तो लिक्विड या गैस में हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल सकते हैं बाय अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस का इस्तेमाल होता है अगर आप लिक्विड या गैस में वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना चाहते हो। अगर सॉलिड में निकालना चाहते हो तो हमको यंग मॉडुलस लगेगा। ठीक है, सॉलिड में अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना चाहते हैं, अगर लिक्विड या गैस में निकालना चाहते हैं तो हमको बल्क मॉडुलस लगता है। तो मान लो अभी आप जानते हो कि पानी में भी साउंड जाता है। अगर आप स्विमिंग पूल में हो और पानी के नीचे हो और अगर ऊपर समझो प्लेटफॉर्म पे लोग बात कर रहे हैं तो भी आपको साउंड सुनाई देता है। तो वहां पर जो लिक्विड के अंदर साउंड जा रही है तो उसकी वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस डिवाइड बाय डेंसिटी। अगर लिक्विड का हमको बल्क मॉडुलस मालूम है तो अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी करने से हमको वेलोसिटी ऑफ साउंड मिल जाएगी। तो लिक्विड या गैस का हम लोग बल्क मॉडुलस निकालते हैं और सॉलिड का हम लोग क्या करते हैं, यंग मॉडुलस निकालते हैं। तो ये देखो ये सॉलिड है तो उसका ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, यंग मॉडुलस निकालते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो रहता है सॉलिड के अंदर हम लोग यंग मॉडुलस से निकाल सकते हैं और वेलोसिटी ऑफ साउंड लिक्विड या गैस में हम लोग उसका बल्क मॉडुलस मालूम होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो तीन तरह का इलास्टिक कांस्टेंट आता है, उसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक रहता है यंग मॉडुलस, दूसरा रहता है बल्क मॉडुलस, तीसरा रहता है शेयर मॉडुलस। तो तीन तरह का स्ट्रेस है, तीन तरह का स्ट्रेन है। स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिवाइड करो, तीन तरह का इलास्टिक कांस्टेंट मिलेगा। एक मिलेगा यंग मॉडुलस, दूसरा रहेगा बल्क मॉडुलस, तीसरा रहेगा शेयर मॉडुलस। वायर के लिए कौन सा रहेगा, यंग मॉडुलस। बॉल या बॉक्स के लिए कौन सा रहेगा, बल्क मॉडुलस। और शेप के लिए कौन सा रहता है, शेयर मॉडुलस। जितना ये इलास्टिक कांस्टेंट बड़ा आता है उतना वो मटेरियल क्या रहता है, हाईली इलास्टिक रहता है। यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस का कहाँ पर इस्तेमाल होता है, अगर आप बोल रहे हो और आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालनी है, मान लो एयर में, आप बल्क मॉडुलस का यूज कर सकते हो। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज अंडर रूट और बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। अगर पानी में साउंड जा रहा है तो पानी में आप उसकी वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो, अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। अगर सॉलिड में साउंड जा रहा है तो साउंड की वेलोसिटी आप कैसे निकाल सकते हो, v इज अंडर रूट ऑफ यंग मॉडुलस अपॉन v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यंग मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। इस तरह से ये इलास्टिक कांस्टेंट का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यंग मॉडुलस ज्यादा किसका आता है, स्टील वायर का ज्यादा आता है एज कंपेयर टू कॉपर एंड आयरन वायर। इसके लिए स्टील हाईली इलास्टिक मटेरियल है। अब दूसरा देखो कंप्रेसिबिलिटी है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कितना इजी है बॉडी को कंप्रेस करने में। तो जितना बल्क मॉडुलस ज्यादा आएगा उतना कंप्रेसिबिलिटी कम आएगी।
तो कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। अगर आपका कोई मटेरियल का बल्क मॉडुलस कम है तो इसका मतलब आप उसको इजीली नहीं कंपेयर कर सकते। अगर आप हार्ड रबर ले लो, रबर ले रहे हो, रबर बहुत हार्ड है, इसका मतलब उसका बल्क मॉडुलस ज्यादा है, तो वो इजीली कंप्रेस नहीं हो जाएगा। अगर कोई सॉफ्ट रबर ले रहे हो तो उसका बल्क मॉडुलस क्या होगा, कम आएगा, तो वो उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा आएगी, मतलब वो बहुत इजीली कंप्रेस हो जाएगा। तो कौन सा मटेरियल इजीली कंप्रेस हो जाएगा वो हम उसके बल्क मॉडुलस से भी मालूम कर सकते हो। इसका मतलब गैस की बल्क मॉडुलस बहुत कम आएगी क्योंकि वो गैस इजीली कंप्रेस हो जाता है। लिक्विड की बल्क मॉडुलस बहुत हाई आएगी तो लिक्विड कंप्रेस करना बहुत हार्ड रहेगा। जितनी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा आ रही है इसका मतलब उसका बल्क मॉडुलस कम है। बल्क मॉडुलस जितना कम रहेगा उतना वो मटेरियल को आपको कंप्रेस करने में आसान रहेगा। और बल्क मॉडुलस किसका निकाला जाता है, लिक्विड या गैस का निकाला जाता है। ठीक है, अब ये देखो, ये क्विज मैं शेयर कर रहा हूँ,